So hey everyone, this is Maharub and today we have Astha. Astha is currently doing her engineering from IIT KGP यानी IIT खड़गपुर से and in this video आस्था सारा कुछ शेयर करेंगे जो कि एक स्टूडेंट को आप काफ़ी सारे लोग अभी प्रिपेयर कर रहे होंगे एंड आने वाले टाइम में हो सकता है कोई ड्रॉप ले ले या फिर कुछ एंड काफ़ी सारे मैंने एक पोल क्रिएट किया था जहाँ पे आप सारे लोगों ने काफ़ी सारा ये क्वेश्चन था क्या क्या क्वेश्चन होना चाहिए, इवन ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये तो मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। लेकिन क्या रहा टोटल जर्नी, कैसे आईआईटी तक पहुँच पाई। सो शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखना एंड हर एक चीज़ जो आस्था बोल रही है उससे ज़रूर फॉलो करके देखना। आई थिंक आपके लाइफ में आईआईटी को पाना काफ़ी आसान हो जाएगा। हे आस्था, फर्स्ट गिव मी शॉर्ट और ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट यू। हेलो, माय नेम इज़ आस्था एंड आई एम फ्रॉम मुजफ्फरपुर बिहार और अभी मैं फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ आईआईटी खड़गपुर में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मी। आई हैव सम पैशंस लाइक माय हॉबीज इंक्लूड एक्टिंग, पोएट्री। तो मैं अभी बहुत सारी सोसाइटीज़ में भी इन्वॉल्व हूँ, तो मज़ा आ रहा है फर्स्ट ईयर में। सो या सी इज फ्रॉम बिहार, आई मुजफ्फरपुर। बहुत सारे लोग होंगे, आप में से काफ़ी सारे लोग होंगे बिहार मुजफ्फरपुर से एंड अगर आप में से काफ़ी सारे लोग बिहार मुजफ्फरपुर से हो देन मोर कनेक्टेड फील करोगे। बट इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम देयर देन ऑल्सो आपकी जर्नी सेम रहेगी। व्हाट एवर इट्स डजेंट मैटर कि कौन कहाँ से है, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर यू फ्रॉम स्कूलिंग, आई मीन द कहाँ से आपने स्कूलिंग किया है एंड स्कूल में परफॉर्मेंस कैसा था एंड व्हाट आर द ग्रेड स्कोर, थोड़ा सा शेयर करना चाहोगे? यहाँ से स्कूलिंग मैंने 10th क्लास तक हमारे मुजफ्फरपुर में ही आदर्श विद्या मंदिर नाम की स्कूल है, वहीं से की थी। सो 10th स्टैंडर्ड में आई गॉट 94% और उसके बाद फिर 12th स्टैंडर्ड लाइक देयर वाज अ स्कूल इन मुजफ्फरपुर इटसेल्फ, किडजेट पब्लिक स्कूल, तो वहाँ से करा था। बट लाइक हमारा कोरोना पीरियड का था तो हम एग्ज़ाम देना नहीं पड़ा था 12th का। सो लाइक आई गॉट 86.8% बट मैंने एग्ज़ाम दिया नहीं था वो वाला। या गुड एंड आस्था, एक और एक चीज़ की ये बता दो कि अभी आईआईटी खड़गपुर में कौन सी ब्रांच में पढ़ाई कर रही हो एंड फ्रॉम द बैच कौन सा है, मतलब 24, 26, 25? या आई एम अ 4 साल का मतलब कोर्स है हमारा। आई एम इन माइनिंग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और 2026 में हमारी ग्रेजुएशन हो जाएगी। या गुड एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, आर यू अ ड्रॉपर और रेगुलर स्टूडेंट? नो, आई एम अ ड्रॉपर। एंड डू यू थिंक फॉर आईआईटी ड्रॉपर इज वर्थ इट? ऑब्वियसली लाइक मेरा जो फर्स्ट ईयर था, बिकॉज मैंने जैसे कहा कि मैंने पूरी प्रिपरेशन मुजफ्फरपुर से ही की थी और वो हमारा ऐसे अच्छा जा रहा था 11th में। बट कोरोना की वजह से लाइक कोचिंग्स बंद हो गए तो मैं जिससे कंटिन्यू कर रही थी तो वो एकाएक से ख़राब सा हो गया। सो लाइक 12th में मेरा एग्ज़ाम उतना अच्छा नहीं जा पाया बिकॉज सिलेबस नहीं हो पाया या जो भी था। तो पर मेरी एनआईटी में मतलब ऐसा हो गया था कि आई वॉज गेटिंग कंप्यूटर साइंस इन एनआईटी पटना और सम अदर एनआईटी। लेकिन ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स भी चाह रहे थे कि इतना बड़ा रिस्क मैं ना लूँ, चली जाऊँ सीएसई में, बिकॉज आजकल लोग सीएसई को ब्रांच को बहुत मैटर देते हैं, विच मतलब अकॉर्डिंग टू द पर्सन इट इज़ राइट टू कि आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको प्रेफर करेंगे, कॉलेज या ब्रांच। बट मेरे को था कि नहीं, मुझे आईआईटी में ही जाना है, आईआईटी में ही जाना है। तो वो एक ड्रीम सा होता है। या दैट वाज अ ड्रीम, मेरे को चाहिए वो आईआईटी टैग। और फिर 1 साल का ड्रॉप लिया तो लाइक अब मेरे पेरेंट्स भी कहते हैं कि सही किया मैंने और लाइक देयर प्राउड। सो बेसिकली मतलब ये कहना है कि आपका मतलब ये आईआईटी को चूज करना या फिर ब्रांच, दोनों ही आपका पूरा डिसीजन है इसमें, मतलब फैमिली जस्ट आपको सपोर्ट किया है, राइट? या मेरी फैमिली मुझे हमेशा सपोर्ट कर ही रही थी, बट ऑब्वियसली वी आर अ मिडिल क्लास फैमिली, तो वो नहीं चाहते थे कि मैं इतना बड़ा रिस्क लूँ। लाइक दे आर हैप्पी विद कंप्यूटर साइंस इन एनआईटी। या एवरीवन इज डूइंग द कंप्यूटर साइंस एंड आईआईटी बिकॉज मार्केट इज ऑल ओवर देयर। बट ऐसा नहीं है कि मतलब माइनिंग इंजीनियरिंग से कुछ नहीं हो सकता। माइनिंग इंजीनियरिंग से भी इफ़ यू वांट टू गो फॉर द आईटी इंडस्ट्री देन यू कैन। एंड माइनिंग इंजीनियरिंग स्कोप है और हमारे अभी यहाँ पे पैनल्स आते रहते हैं
तो हमारे जो सीनियर्स हैं दे आर ऑल्सो फ्रॉम, अभी एक पैनल आई थी तो समवन फ्रॉम मेटलर्जी, माइनिंग, तो उनके बहुत अच्छे अच्छे जॉब लगे हैं। लाइक यू कैन गो वाया कोडिंग, कंसल्टिंग, फाइनेंस, बिजनेस, ऑल आर ओपन, क्योंकि आपको बहुत बड़ा एक्सपोजर और बहुत अच्छे लोगों का वो मिल जाता है यहाँ पे IITs में आके। एवरीवन अराउंड यू आर सो टैलेंटेड, सो आपको एक्सपोजर बहुत मिलता है। सो या ऑब्वियसली एंड आपका मतलब ये था कि मुझे ब्रांच चाहे कोई भी मिल जाए, लेकिन अगर अच्छा इंस्टीट्यूट मिल जाए, अच्छा अगर टैग लग जाए, देन आई कैन डेफिनेटली कुछ भी मैं कर सकती हूँ। व्हाटएवर, मैं आईटी में जा सकती हूँ, मैं कंसल्टेंसी में जा सकती हूँ, एटेक में जा सकती हूँ, कहीं भी मैं जा सकती हूँ। इसके लिए आपका ब्रांच उतना ज़्यादा मैटर नहीं किया एज कम्पेयर टू द इंस्टीट्यूशन, राइट? हाँ, मेरे जो ऐसे गोल्स हैं लाइफ के लिए वो थोड़े अलग हैं। मेरे को पहले से भी ऐसा था कि मेरे को जॉब में थोड़ा कम इंटरेस्ट था। आई वांट टू मेक माय ओन स्टार्टअप, तो उसके लिए POR इम्पोर्टेंट होता है। पैसे इसके लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं होता, ऑब्वियसली आईआईटी का नेटवर्क एंड देयर एलुमनाई। सो या ऑब्वियसली इफ़ यू मतलब अगर आपका मतलब गोल पहले से डिसाइडेड है, देन इट्स ऑब्वियस आप बहुत ही आसान हो जाता है। मतलब इट्स समथिंग लाइक कि आपको कुछ भी करना है, प्रिपरेशन विदाउट प्रिपरेशन एंड प्रिपेयर के साथ बिल्कुल एक लेवल का कह सकते हैं 50% काम तो ऑलरेडी हो चुका है। सो दैट्स ए गुड पॉइंट। एंड अगर कुछ इससे नहीं चला भी, मतलब अगर नहीं हुआ, बाद में मन बदला भी कि नहीं फर्स्ट आई वांट टू मुझे चाहिए कि कुछ थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए इंडस्ट्री लेवल का, देन मैं 1-2 साल वहाँ से भी कर सकती हूँ। एंड आईआईटी का सबसे बड़ा ये है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, द मेन थिंग इज़ अबाउट द नेटवर्किंग एंड ऑल्सो द ग्रेट एलुमनाई। एंड बात अगर आईआईटी खड़गपुर की हो, देन इसमें तो कोई मतलब शख्स की गुंजाइश ही नहीं। द मतलब फर्स्ट आईआईटी इन इंडिया, ऑल्सो द बिगेस्ट आईआईटी इन द इंडिया अकॉर्डिंग टू द कैंपस। सो आईआईटी खड़गपुर की बात ही कुछ अलग है। एंड अगर बात कर लेते हैं थोड़ा सा द प्रिपरेशन जर्नी, मतलब कैसे रहा, कहाँ से मतलब कब डिसाइडेड हुआ था कि नहीं मेरे को आईआईटी ही करना है, एंड क्या क्या मतलब ऐसा नहीं थी कि एक पीस ऑफ केक के जैसा, तो ऐसा नहीं है कि बस आईआईटी मिल गया। ऑब्वियसली ऐसा नहीं था, क्योंकि इट्स अगर आप ऐसा कहा जाता है कि आईआईटी में जब जाते हो तब आप अंडर 1% कैटेगरी में आ जाते हो, मोस्ट टैलेंटेड 1% कैटेगरी के अंदर आ जाते हो, ठीक है। सो ये जर्नी कैसा रहा, अगर छोटा सा ब्रीफ डिस्कशन देना चाहते हैं। सो एक्चुअली मेरे जो भैया हैं, लाइक मेरे चाचा के बेटे, सो उन्होंने अपना बीटेक किया था IIT धनबाद से, और वो अभी MSc कर रहे हैं फ्रॉम IIT बॉम्बे। तो उनका जब IIT निकला था ना, तो होता है ना कि पूरी फैमिली, सोसाइटी और सब में ऐसे बहुत इज्जत सा होता है, और आपको खुद उनको देख के बहुत इंस्पिरेशन सा लगता है। तो दैट वाज अ थिंग कि हाँ मेरे को भी करना है, बट मेरे को कुछ अच्छा करना है टाइप्स। बट मेरे में ये नहीं था कि मुझे IIT करनी है ऐसा कुछ। तो भैया का था कि वो अपनी ग्रेजुएशन के टाइम में कॉलेज के साथ ही वो ऐसे कुछ इंस्टीट्यूट में पढ़ाना शुरू कर दिए थे, लाइक नारायणा वगैरह में एज ए केमिस्ट्री फैकल्टी। तो फिर वो वापस आई मुजफ्फरपुर में, और उन्होंने अपना कोचिंग स्टार्ट किया जब मैं 8th क्लास में थी। सो उन्होंने मेरे को बोला ज्वाइन करने के लिए, सो आई ज्वाइंड इन 9th क्लास। बट मैंने वो कंटिन्यू नहीं किया था, बिकॉज मतलब उस समय मैं 9th-10th का ही पढ़ रही थी, मैं बहुत आगे का नहीं पढ़ रही थी। उन्होंने मेरे को बोला कि आगे का पढ़ लो, बट मैं थोड़ी मतलब मैं ये बोलना चाहूँगी कि आपको थोड़ा पढ़ लेना चाहिए, बिकॉज 9th-10th में उतना टाइम देने का कोई मतलब नहीं है। बट मेरे को अपने 10th पे फोकस करना था, तो मैंने उतना नहीं दिया। बट ऑब्वियसली मेरे को उससे आइडिया हो गया कि ठीक है 9th-10th में उन्होंने बोला कि मुझे करना है IIT। फिर मैंने 11th में बहुत अच्छे से स्टार्ट किया, और 11th बहुत अच्छा चला। बट 12th में वही फिर कोरोना आ गया, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। फिर मतलब 12th एंड ड्रॉप ईयर वाज नॉट दैट गुड, दैट्स वाई ब्रांच उतनी अच्छी नहीं हो पाई। बट वही बात है, भैया की वजह से ही वो पाथ मेरा थोड़ा क्लियर हुआ था, और फिर मैं अभी से स्टार्ट किया था मैंने। और मैंने पूरी प्रिपरेशन वहीं से की है, मुजफ्फरपुर से ही, और उसी कोचिंग से। या गुड, आई मीन क्लास 8 से प्रिपरेशन था ना, मतलब उतना तक तो हम लोगों को तब प्रिपरेशन नहीं था, बट एक आइडिया आ चुका था बिकॉज ऑफ द फैमिली, कोई फैमिली से है, ये भी सही है। और मतलब पहला आपका टारगेट होना ज़रूरी है। इवन अभी तो इंजीनियरिंग के बाद भी काफ़ी सारे लोगों को पूछा जाता है, या फिर ग्रेजुएशन के बाद भी पूछा जाता है कि अगर क्या करना चाहते हो, तब जाके भी कोई आंसर नहीं मिलता, या फिर 10th या 12th के बाद भी नहीं मिलता। बट 8 में मिलना मतलब डिसाइडेड कर लेना, वो बड़ी बात होती है।
एंड यहाँ पे और एक चीज़, कहीं मैं एक चीज़ पूछना चाहूँ, कहीं इस चक्कर में आपने तुम 8, 9 और 10 का जो मतलब वो जो खेलकूद वाला उम्र वो वाला तो मतलब ख़राब नहीं किया ना, मतलब उसका चक्कर। ऑब्वियसली दैट आई वाज सेइंग कि मेरे को 8 से पहले आईआईटी नहीं करनी थी, मेरा ऐसा कुछ क्लियर नहीं था। 8 में भैया वापस आए तो वो हुआ कि मुझे करना है, बट मैंने ऐसा कुछ भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया था। मैंने बेसिक प्रिपरेशन 11th में ही स्टार्ट किया, उन्होंने मेरे को बोला, बट मैं 10th पे फोकस करती रही। और मैं अपने स्कूल के टाइम से ही बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट्स रखा है मैंने स्कूल्स में भी, लाइक ड्रामा एंड डूइंग, मेरे को एक्टर बनना था और बनना है। और फिर पोइट्री लिखती हूँ मैं, तो वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी। डिबेटिंग, एंकरिंग, स्कूल में भी, मैं यहाँ भी कर रही हूँ, तो मैंने कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। आई प्ले टेबल टेनिस, तो मैं हमेशा से इन्वॉल्वमेंट्स में रही हूँ। इवन 11th 12th में भी आई कंटिन्यूसली। या गुड, आई मीन हाँ वही है कि मतलब 8 में ऐसा था, डिसाइडेड तो नहीं था, बट ये था कि वही भैया आ गए। मतलब इवन हर किसी के फैमिली में, इंडियन फैमिली में ये होता ही है, मतलब किसी को आईआईटी लग जाए या फिर किसी मैन कंपनी में जॉब लग जाए, देन दे आर लाइक कि यार उनको अलग ही एज मिल रहा है, उनको ज़्यादा ही कुछ अलग ही इज्जत दिया जा रहा है। हालांकि इट्स गुड, मतलब हर किसी को सेम इज्जत, मतलब एक एमएनसी में माइक्रोसॉफ्ट में काम करना जितना इज्जत है, टीसीएस में काम करना भी उतना ही इज्जत है। फ़र्क यह है कि जरूर नहीं कि जो टीसीएस में काम करता है वो कभी माइक्रोसॉफ्ट नहीं जा सकता, वो भी जा सकता है। बट द पॉइंट इज़ कि वो एक, जैसे हम लोग देखते हैं ना, हम लोग वो पीआर जैसे होते हैं, हम लोग आसपास जैसे जिस माहौल में बड़े होते हैं, हम लोग को सपना भी वैसे ही लगा रहता है। सो इट्स गुड 8 से स्टार्ट कर देना, या फिर मतलब उतना देख लेना, एक डिसाइड करना, उसी के फिर जर्नी आसान हो जाती है कि मुझे ये करना है। चलो अभी 10 में फोकस करती हूँ कि जो बोर्ड है बोर्ड क्लियर कर लेते हैं, देन मैं आगे 11 12 में इसे देख लूँगी। सो दैट्स गुड। एंड हेयर वन क्वेश्चन माइंड में आता है कि जो रिसोर्सेस, मतलब कौन सा रिसोर्सेस स्पेशली कौन सा फॉलो किया है, एंड क्या बहुत सारा, मतलब सारा कुछ आज जो पेड कोर्स या फिर यूट्यूब कोर्स, पेड एंड नॉन पेड जो कोर्स होता है, ठीक है, अनपेड जो कोर्स होता है, यूट्यूब में भी आजकल बहुत सारे एडटेक का बहुत सारा वीडियो आता है, मतलब पूरा सिलेबस, लगभग पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाता है। सो डू यू रियली थिंक कि पेड कोर्स में ही जाना चाहिए, किसी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करना चाहिए, या फिर यूट्यूब में जो फ्री ऑफ कोर्स मिल रहे हैं उससे भी आईडी निकाला जा सकता है? सी लाइक एज आई सेड कि 11th क्लास में तो मैं कोई भी यूट्यूब या कुछ भी देख ही नहीं रही थी, जो भी पढ़ाई हो रही थी वही कर रही थी। इवन 12th हाफ तक, 12th हाफ के बाद जब थोड़े से बैकलॉग्स हो गए थे और कोचिंग उतने अच्छे से नहीं चल पा रहा था बिकॉज ऑफ द कोरोना, तो मैंने यूट्यूब देखना स्टार्ट किया। बट मैंने खुद से कोई भी सब्सक्रिप्शन 12th में नहीं लिया था। तो लाइक कुछ चैनल्स बहुत अच्छे, लाइक अनअकैडमी पे मैथ्स के टीचर है निशान वोरा सर, उनका बाउंस बैक सीरीज़ है, लाइक दैट इज़ सो गुड कि आप बस वो बाउंस बैक सीरीज़ देख लो तो आपका मीन्स एडवांस भी काफ़ी अच्छा जा सकता है। लाइक अगर आप साथ में प्रैक्टिस करो, बिकॉज जेईई एडवांस इज मोर अबाउट प्रैक्टिस। सो लाइक ऑब्वियसली अगर आप बहुत अच्छा रैंक टारगेट करते हो तो आपको थोड़ा सा अभी लाइक अगर आप ले लेते हो पेड कोर्स तो इट्स गुड, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, उतना आपको करना चाहिए। बट लाइक अगर आप बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो देयर आर सम चैनल्स विच आर रियली गुड, लाइक अनअकैडमी तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली वो जो फ्री के बाउंस बैक सीरीज आते हैं। निशान वोरा सर इज़ माई फेवरेट मैथ्स टीचर, और साक्षी वोरा मैम भी बहुत अच्छी हैं। और फिर अनअकैडमी मैंने नहीं लिया था, मेरी एक फ्रेंड का अनअकैडमी में यूज़ कर रही थी कुछ टाइम के लिए। तो केमिस्ट्री फिर मैंने सचिन राणा सर से पढ़ा था, वो बहुत अच्छे हैं। और या और लाइक 12th के बाद मैंने ड्रॉप ईयर में ई सरल का सब्सक्रिप्शन लिया था, बट इवन आफ्टर दैट मेरे को वो जो बाउंस बैक सीरीज़ थी वो काफ़ी हेल्पफुल लग रही थी। तो मैंने एक पेड कोर्स लेने के बाद भी मैं वो फ्री की चीज़ें यूज़ कर रही थी। तो फ्री है या पेड है वो डिपेंड नहीं करता, आपको क्या समझ में आ रहा है वो ज़रूरी है। तो ऑब्वियसली थिंक कि आप बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब बहुत कुछ सीख सकते हो फ्री में भी। और उसके बाद अगर आपको लगे कि और बुक्स भी अवेलेबल होती है लाइक टेलीग्राम वगैरह पे, तो इवन दिस इज द टाइम कि अगर कोई बच्चा बहुत भी गरीब है कि वो कुछ अफोर्ड नहीं कर सकता है तो भी कोई बहुत अच्छी जगह पे जा सकता है, लाइक वो आईआईटी क्वालिफाई कर सकता है। बट फॉर अ गुड रैंक बेटर कॉलेज अगर आप ले लो तो अच्छा है।
एंड हेयर वन मोर क्वेश्चन इज़ कि आप जैसे कि आपने बताया कि आपके फ्रेंड्स भी काफ़ी ज़्यादा मतलब इधर उधर सब्सक्रिप्शन लेके रखे थे, एंड इसमें क्या मतलब आप लोगों में ग्रुप स्टडी होता था या फिर सेल्फ स्टडी, मतलब कौन सा ज़्यादा प्रेफर करते हो? नो लाइक जब हम लोग कोचिंग जा रहे थे तो हम कोचिंग के बाद कोचिंग की क्लास में बैठ जाते थे, सब अपना अलग अलग पढ़ते थे, बट हम लोग बैठे रहते थे लाइक शाम तक 6-7 बजे तक बैठे रहते थे। सुबह में 8 बजे गए तो फिर हमारी क्लास 2 बजे तक चलती थी, उसके बाद हम बैठ के पढ़ते थे। जब कोरोना आ गया तो सब अपने घर में ही थे, सब अपने घर से ही पढ़ाई कर रहे थे। हम लोग फिर कॉल्स पे बात करते थे, बट ग्रुप स्टडी तो नहीं करी है। या हाँ, 12th के बाद जो ड्रॉप ईयर था उसमें मैं लाइब्रेरी जाया करती थी, बट वहाँ भी हम अकेले ही पढ़ते थे। क्या इट्स गुड, मतलब कौन सा ज़्यादा एक्सपीरियंस यही रहा, ग्रुप स्टडी के साथ या फिर लाइब्रेरी में अकेले पढ़ना ज़्यादा मतलब ऑप्टिमाइज रहा? ग्रुप स्टडी तो वैसे भी मतलब वैसा नहीं था, और लाइब्रेरी में भी हम फ्रेंड्स साथ में जाते थे। इट्स लाइक वो हमारा जो लाइब्रेरी था ना उसमें सबका अपना अपना एक कंपार्टमेंट सा था, तो उसी में बैठते लाइक थे जो और अभी इंस्टीट्यूट वगैरह में जैसे होते हैं, ये सेक्शन डिवाइडेड रहता है। हाँ लाइक अब बॉक्स साइज में पूरा या अंदर रहता था, और सब आपके सीट के ऊपर लाइट जलती थी लाइट्स तो, और पूरी पिन ड्रॉप साइलेंस रहती थी। तो ब्रेक में हम डिस्कस कर लेते थे। तो आई थिंक वही करना चाहिए, आप खुद से पढ़ो, बिकॉज ग्रुप स्टडी में टाइम वेस्ट हो जाता है। और उसके बाद एक टाइम डिसाइड कर लो कि हाँ ठीक है 4-5 घंटे के बाद जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे वो हम साथ में बैठ के डिस्कस कर लेंगे, तो दैट इज़ गुड। पढ़ना ही ग्रुप में जाके उसमें बातें ज़्यादा होने लगती है। या ऑब्वियसली इवन आई कैन से दैट कि जरूरी नहीं कि मतलब हर किसी का अपना अपना था। कोई बोलता है कि यार दोस्तों के साथ पढ़ो तो जो 2 घंटे वाला चीज़ है वो घंटे भर में ख़त्म हो जाता है। कोई बोलता है कि नहीं यार दोस्त 2 घंटे वाले में 2 मिनट भी पढ़ाई नहीं होती, सिर्फ गप्पे होती है। एंड हेयर की और एक चीज़ की जैसे कि आपने बताया कि स्कूल में अच्छा लाइब्रेरी मिल जाता था, एंड यहाँ पे लाइब्रेरी में क्या मतलब स्कूल आपने जो बिहार गवर्नमेंट से किया है या फिर सीबीएसई या फिर आईसीएस? नहीं, सीबीएसई से किया। और मैं एंड डू यू थिंक कि बोर्ड वालों के लिए, जो भी चाहे किसी भी स्टेट बोर्ड वालों के लिए, इट्स मोर डिफ़िकल्ट टू क्रैक आईआईटी? लाइक मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं इसलिए बता सकती बिकॉज मैंने अपना एक्सपीरियंस नहीं किया, बट नहीं, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो बिहार बोर्ड से थे। उनका मेरा एक फ्रेंड है जिसका भी आईआईटी ऑल्सो इन आईआईटी, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, थोड़ी न्यू आईआईटी में है वो, बट उसका वहाँ पे हुआ है, उसका केमिकल ब्रांच है। तो लाइक इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज आईआईटी की पेपर भी हर लैंग्वेज में आती है, तो लैंग्वेज इज़ नॉट अ बैरियर। बट ऑब्वियसली अगर क्लास में आपको इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं और इंग्लिश थोड़ी सी वीक रह जा रही है बिहार बोर्ड की वजह से, थोड़ी डिफिकल्टी तो आएगी, बट वो देखा जा सकता है। और एक बात, अगर कोई आईआईटी के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, मतलब हम लोगों में से भी अभी भी काफ़ी सारे फ्रेंड हैं, हम लोग बीटेक ख़त्म होने को लगा लेकिन अभी भी वो ये प्रिपरेशन अभी भी चल रहा है। इट्स व्हाट एवर इट्स आईआईटी और इट्स फॉर द एम्स। सो इसमें कितना अपना क्या तुम क्या बताना चाहोगी कि कितने तक, मतलब चलो ठीक है सपना सही है लेकिन एक हद तक, या फिर नहीं मुझे जब तक मौका है तब तक आईआईटी के लिए तैयारी करना चाहिए? सो इसलिए कि वो डिसाइड करना पड़ेगा ना कि आप सिर्फ, ऐसा नहीं होता ना कि सिर्फ एम्स ही अच्छे हैं, लाइक जीएमसी और बिहार में एसकेएमसी है, ये सभी बहुत अच्छे कॉलेज हैं। तो लाइक अगर आपका ऐसा है कि आप, अगर क्वेश्चन इज कि आपको एम्स और नॉर्मल नीट कॉलेज में डिसाइड करना है, तो आई थिंक ठीक है आप 1 साल देख सकते हो, बट उसके बाद ऑल मेडिकल कॉलेजेस गुड, और मेडिकल में तो और हाई कंपटीशन है, तो ऐसा कोई करता भी नहीं है। आई थिंक उनको अगर एम्स नहीं मिला और दूसरे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाते हैं तो वो चले जाते हैं, और मतलब मोस्टली। और मेन जो क्वेश्चन आता है वो नीट में, वो आता है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट में, बिकॉज प्राइवेट कॉलेजेस की फीस बहुत ज़्यादा है, नीट में तो लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते। तो मिडिल फैमिलीज़ का ऐसा हो जाता है कि आप या तो डॉक्टर बन रहे हो या तो नहीं बन रहे हो, क्योंकि आप प्राइवेट से उतना एफर्ट नहीं कर सकते, स्पेशली इन इंडिया, आपको बाहर जाना पड़ता है। तो आई थिंक ऑब्वियसली डॉक्टर बनने का एम और ज़्यादा बचपन से होता है। लाइक आईआईटी आप थोड़े बड़े होकर डिसाइड करते हो शायद, जब आप समझ जाते हो, बट डॉक्टर होता है कि हाँ मेरे को जान बचानी है, ऐसे करना है, वैसे वो थोड़ा इमोशनल अटैचमेंट रहता है। हाँ, तो इट्स लाइक कि आप कितने उससे टच हो, तो आप दे सकते हो, लाइक 3 बार तो दे सकते हो। व्हाट एवर, अगर आपको वही आपको फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड कि आपका क्या मकसद है, आपको डॉक्टर बनना है या फिर आपको फना इंस्टीट्यूट में जाना है।
देन यू हैव टू डिसाइड कि अगर आपको फना इंस्टीट्यूट में जाना है तो आपको लगातार जब तक आपको मौका दिया जाए तब तक ट्राई करो। एंड अगर आपको जाना है कि अगर नहीं मेरे को डॉक्टर ही बनना है, देन देयर आर मोर ऑप्शन। आपको कहीं से भी, आप ऐसा नहीं है कि प्राइवेट कॉलेज से, ऐसे काफ़ी सारे मिसाइल भी हैं जहाँ पे प्राइवेट कॉलेज से भी अच्छे बन सकते हैं। क्योंकि अगर हम इसका देख लें, लाइक नॉर्मल जो इंजीनियरिंग का भी देखते हैं, इंजीनियरिंग का नॉर्मल आईआईटी से भी एक इट्स गुड कि आई ऑब्वियसली आईआईटी का एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि आपके करियर में। बट अगर आपको गुड इंजीनियर बनना है तो आईआईटी के बिना भी बन सकते हो, राइट। सो बट आईआईटी होता है वो अलग बात है। थिंग इज कि आईआईटी की फीस भी अच्छी खासी है, और नॉर्मल जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस वो भी, प्राइवेट जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं वो उतनी फीस उनकी हाई है जितनी मतलब प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की है। तो ये बात वो नहीं है कि आप प्राइवेट कॉलेज से अच्छे डॉक्टर बन सकते हो, ये बात है कि हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते प्राइवेट कॉलेज को उतना फी पे करना, लाइक करोड़ में देना, 90 लाख टाइप्स चाहता है। तो वहाँ पे आ जाता है फी बैरियर कि आपका कितना अर्निंग है, उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो, वरना डॉक्टर नहीं एंड गवर्नमेंट पे फोकस करना चाहिए, मतलब अच्छे से ट्राई तो देना चाहिए, एक बार दो बार में तो नहीं हारना चाहिए। या गुड। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मतलब आपका ऐसा कुछ डिसाइडेड है जैसे कि पीसीएम में नहीं मैं फिजिक्स में स्ट्रांग हूँ या फिर केमिस्ट्री और मैथ में स्ट्रांग हूँ, तो इसमें थोड़ा सा अगर मैं ढील दे दूँ तो फिर भी मेरा निकल जाएगा, क्या आपने ऐसा किया था या फिर तीनों को बराबर ही इम्पोर्टेंस दिया है? नहीं, इम्पोर्टेंस तो तीनों को ही दी है, बिकॉज इट्स अबाउट प्रैक्टिस। तो अगर आप प्रैक्टिस छोड़ दोगे तो क्वेश्चंस भी हार्ड आते हैं आईआईटी में, तो वो नहीं चलेगा। बट हाँ, मेरा पर्सनल फेवरेट फिजिक्स था। उसके बाद एज आई सेड, निशान बोरा सर का वीडियो देखते देखते मुझे मैथ्स पसंद आने लगी। बट मेरे टाइम से मैथ्स से क्वेश्चन इवन जेईई मेंस में अलग ही हार्ड पूछ रहे थे जितना पहले से आ रहा था उसके, तो मैथ्स बना के भी उतना अच्छा आउटकम नहीं निकल रहा था। फिजिक्स अच्छे आ रहे थे, तो फिजिक्स मेरा पर्सनल फेवरेट है। बट ऑब्वियसली टाइम तीनों को देना पड़ता है। अगर कुछ बुक रिकमेंडेड करना हो तो, मतलब एज सच कुछ दिमाग में है तो? या बुक में लाइक मेरे को DM शर्मा इज ऑल्सो गुड, बट मैंने DC पांडे सॉल्व किया था फिजिक्स के लिए, और अगर आप उस लेवल का कर लेते हो तो आप फिर आगे और अच्छे से बुक्स सॉल्व कर सकते हो। और ये क्या बोलते हैं, मैथ्स में वही DM शर्मा की जो बुक आती है, ओके, दैट इज़ गुड। और केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक के लिए तो आप MS चौहान यूज़ करो, इनऑर्गेनिक के लिए हाँ फिजिकल के लिए नरेंद्र अवस्थी इज़ गुड। और इनऑर्गेनिक लाइक कुछ चैप्टर्स ही होते हैं जो आपको बुक्स से सॉल्व करने पड़ते हैं, बाकी आप अच्छे से रीडिंग करोगे NCERT तो NCERT इज़ एनफ। और कुछ चैप्टर्स के लिए आप बुक रिकमेंड कर सकते हो, बट नॉट दैट मच रिक्वायर्ड। अगर आप वो शीट्स भी सॉल्व कर लेते हो तो भी चलेगा। और एक बात यहाँ पे, जो भी मान लीजिए कहीं पे फिजिक्स में क्या ऐसा था कि हर एक चैप्टर पे सेम वेटेज एग्ज़ाम के टाइम में दिया था, या फिर नहीं मेरे को मॉडर्न फिजिक्स में ज़्यादा देना है क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स से तो मार्क्स निकालना आसान है, मतलब जितना का आएगा उतना मार्क्स निकालना आता है। एंड लाइक करेंट या फिर दूसरा चैप्टर इसमें से थोड़ा मे बी डिफ़िकल्ट हो सकता है क्योंकि एक जरा बराबर से मिस्टेक से भी हो सकता है ज़्यादा मार्क्स घट जाए। तो ऐसा किया था कि या नहीं हर किसी को सेम वेटेज दिया था? ऑब्वियसली नॉट, मतलब IIT इज़ नॉट अबाउट सॉल्विंग द होल पेपर। वो पेपर इतना डिफिकल्ट आता है कि टॉपर्स भी पूरा पेपर सॉल्व नहीं करते। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। आप एग्जाम के टाइम अपने वीकनेस पे टाइम स्पेंड करना शुरू करोगे तो कोई आउटकम ही निकलेगा, क्योंकि आप उतने कम टाइम में उस चीज़ को अपना अपना स्ट्रॉन्ग टॉपिक नहीं बना सकते। और जब तक आप उस चैप्टर पे कॉन्फिडेंट नहीं हो तो फिर वो एग्जाम में नहीं बनेगा वो क्वेश्चन। तो आपको एक्चुअली एक लिस्ट बनानी चाहिए जिसमें आप बता सकते हो कि दैट इज़ आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक, ये आपका वीक टॉपिक है, ये बहुत ही हार्ड लग रहा है। लाइक बहुत सारे लोगों को रोटेशनल मोशन बहुत हार्ड लगता है, मेरे को भी लगता था, और इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट हार्ड लगता है। तो आप पहले इजी और स्कोरिंग चैप्टर्स और जो पर्सनल आपका स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स है
उस पर फोकस करो, लाइक एज यू सेड मॉडर्न फिजिक्स पे फोकस करना चाहिए। मेंस और एडवांस दोनों में ही बहुत हेल्पफुल होता है, बिकॉज वो जल्दी कवर हो जाता है, ईजी होता है थोड़ा बाकी सबके कंपैरेटिवली। और थर्मल को देना चाहिए टाइम। और उसके बाद फिर मैकेनिक्स इज़ वेरी इंटरकनेक्टेड, तो उसके मतलब वेटेज भी काफ़ी होते हैं। तो ये फिर पर्सनल हो जाता है कि आपका मैकेनिक्स स्ट्रॉन्ग है या आपका वो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग है। उसमें से अब जैसे जेई मेंस के लिए अब ईएमआई, एसी, ये सब थोड़े से, जैसे एसी, ईएमडब्ल्यू, ये सब थोड़े स्कोरिंग चैप्टर्स हैं और वो छोटे छोटे हैं, तो मेंस के लिए आप उसको कर सकते हो। अब ईएमडब्ल्यू वगैरह नहीं आता है एडवांस में, हाँ, है ऐसे ना, तो कुछ एडवांस चैप्टर में हैं जैसे कि बताया वही कि एसी और डीसी से, मतलब इससे तुम्हारा आ, अगर जेई एडवांस को थोड़ा सा साइड में रखा जाए तो जेई मेंस के लिए एक गुड एडवांटेज हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा स्कोरिंग मतलब होता है ना, मतलब इसमें आपको वो सॉल्व करना नहीं रहता है लॉन्ग, तो इससे ज़्यादा ये फोकस हो जाता है जेई मेन में। वन मोर थिंग कि आप सबसे जो अवॉइड चीज़ जो मेन आपको अवॉइड करना है वो ये है कि जो वीकनेस है बिल्कुल भी वहाँ मत ध्यान दो। इवन आपने एग्जाम से 1 महीने पहले तो देखो ही। या सो या गुड, मतलब ये इंस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब क्योंकि लोग ज़्यादातर फंस जाते हैं वहीं पे। हो सकता है काफ़ी सारे लोगों को बहुत सारा कुछ आता है, लेकिन कुछ जो मिस्टेक्स होते हैं वो करने की वजह से ऐसा फेस करना पड़ता है। लाइफ ऑफ आई आई डी एज कम्पेयर टू योर फ्रेंड्स हु आर नॉट इन आई आई डी। अरे यार, ऐसे नहीं होता। मतलब ऑब्वियसली मेरी एक फ्रेंड एनआईटी हमीरपुर में है। जो हम लोग स्कूल मतलब कोचिंग में 4 लोग थे, बहुत अच्छे फ्रेंड्स, 4-5 लोग। तो उसमें से एक अभी एनआईटी हमीरपुर में है, एक ट्रिपल आईटी रांची में है, और भी बाकी लोग ऐसे हैं। तो ऑब्वियसली हाँ, मेरा जो हमारे जो कॉलेज का कल्चर है वो ज़्यादा बेटर है ट्रिपल आईटी से वगैरह से। बट लाइक हर कोई अपना कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रहा है, और बाद में एंड अप जब हम लोग करेंगे ना तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होने वाला, बिकॉज इट्स ऑल दैट कि आप अपनी कॉलेज लाइफ में कैसे मेंटेन करते हो। बिकॉज मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत हार्ड वर्किंग हैं, तो सब मेहनत करेंगे और फिर लास्ट में वो टैलेंट मैटर कर जाता है। इट्स नॉट, बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि आप आईआईटी में हो या नहीं हो, कि तो आपका लाइफ कहाँ पे एंड अप कर रहा है। इट्स जस्ट दैट व्हाट आर यू डूइंग इन योर प्रेजेंट। अगर आप प्रेजेंट में अच्छे से मेहनत कर रहे हो तो फिर अच्छा ही होगा। और बहुत सारे लोग होते हैं लाइक, बहुत ही बढ़िया, मतलब आपने मतलब इन 2 सालों में जो समझ लिया वो काफ़ी बड़ी बात है। एंड द मेन थिंग इज़ कि ऑब्वियस हर एक चीज़ आपको हर एक कॉलेज में मिलेगा, लेकिन बात जब आ जाती है आईआईटी की तो आपको एक्स्ट्रा जो नॉर्मली एक्स्ट्रा कह सकते हैं कि सोसाइटी क्लब्स वगैरह में काफ़ी ज़्यादा एजेस मिल जाता है, आपको खुद को एक्सप्लोर करने को मिलता है। इफ़ यू आर टाइप ऑफ इंट्रोवर्ट देन आपको एक्सट्रोवर्ट होने का मौका मिलता है, आपको बात करने का मौका मिलता है, आपको कम्युनिकेशन, आपके सीनियर जो आपके जो बैच में है वो लोग जो वहाँ पे गाइडेंस मिलता है उनको, वो कैसे पब्लिक स्पीकिंग कैसे कर रहे हैं उसको काफ़ी ज़्यादा मौका मिल जाता है। सो ऑन दैट टॉपिक कि मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये सोसाइटी क्लब्स आपके जीवन में या फिर आपके लाइफ में कितना ज़्यादा इम्पेक्ट डाला है। एंड फॉर दैट आई वांट टू आस्क यू, आर यू इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट? खुद को क्या बताना चाहोगे? मैं तो एक्सट्रोवर्ट ही हूँ, मैं बहुत बोलती हूँ। या गुड। लेकिन या आप कैसे बोलते हो वो इम्प्रूव जरूर हो जाता है। आप कुछ भी बोले जाए और तरीके से बोल रहे हो उसमें डिफरेंस आता है मतलब। सो लाइक मैं फर्स्ट टाइम घर से बाहर थी तो मेरे को मम्मी की बहुत याद आ रही थी, फैमिली की बहुत याद आ रही थी। तो फिर अब आपको एक फैमिली बनानी होती है कॉलेज में, जो आपकी यहाँ वाली फैमिली होती है जिससे आपको उस वाली फैमिली की याद ना आए। तो दैट सोसाइटी वो आपको सबसे फर्स्ट ये फ्रेंड सर्कल देते हैं, एक फैमिली देते हैं, वो प्योर एक फैमिली की तरह लगता है। सो वो चीज़ बहुत मैटर करती है, स्पेशली इन सोकल्ड सोसाइटीज़। लाइक मैं प्रवाह में हूँ, ड्रामेटिक सोसाइटी और पोएटिक सोसाइटी, मतलब ऐसे बहुत सारी सोसाइटी में हूँ। तो वो चीज़ एक एज रहता है कि आप लोगों के साथ बातें शेयर कर सकते हो। फिर सीनियर्स होते हैं, आप नए होते हो, आपको पता नहीं होता, बट जो सोसाइटी के सीनियर्स होते हैं, लाइक आप कभी भी कॉल कर रहे हो, कॉल उठा रहे हैं, आपकी हेल्प कर रहे हो, उनको सब कुछ पता है, आप उनसे फंडे मांग सकते हो, तो वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। इवन इन मैनेजिंग सोसाइटीज ऐसा होता है। और जो टेक सोसाइटीज़ या फिर जैसे प्रोफेशनल सोसाइटीज़ हैं, उनमें जब हम जाते हैं इंटरव्यूज़ देने के लिए, तो क्योंकि आईआईटी खड़गपुर की
में जनता बहुत ज़्यादा है और बहुत लिमिटेड लोगों को लेना होता है, तो इवन द जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो काफ़ी हार्ड सा ही होता है। तो फर्स्टली बस ग्रुप डिस्कशन कराते हैं, फिर पर्सनल इंटरव्यू लेते हैं, तो उसमें आपसे वो थोड़े क्वेश्चंस, ऐसे लॉजिकल क्वेश्चंस पूछते हैं, गेस्टिमेट्स पूछते हैं, फिर देखते हैं कि आप पब्लिक स्पीकिंग कैसे कर रहे हो, अगर आपको कुछ प्रायोरिटाइज करना पड़ रहा है तो कैसे कर रहे हो, फिर सोसाइटीज़ के साथ एकेडमिक आप अपना बैलेंस करते हो, तो वही आपको टाइम मैनेजमेंट आता है, एक साथ बहुत सारी चीज़ों को हैंडल करना आता है। बिकॉज फिर आप आगे जाओगे तो पब्लिक सेक्टर में आपको ऐसे ही काम करना है, आपको एक साथ बहुत सारी चीज़ें हैंडल करनी है। तो इन सोसाइटीज़ में काम करके फिर वो सिखाते भी हैं हमारे सीनियर्स, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, टाइम मैनेजमेंट आता है, और सोशल सोसाइटी से मस्ती करने को मिलता है, लाइक हम रात में बैठ के जैमिंग कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, पार्टीज कर रहे हैं, तो मज़ा आता है बहुत। यू आर विद दैट। ग्रेट ग्रेट। आई मीन लिटरली एक आईआईटी इट्स ड्रीम ऑफ एवरी स्टूडेंट इन इंडिया, बेसिकली इन इंडिया में तो एटलीस्ट सबका पीसीएम वालों का तो हर किसी का सपना होता है कि आईआईटी। एंड बात अगर आईआईटी खड़गपुर की हो तब तो कोई मतलब उसमें कोई लिमिटेशन नहीं रहती। सो गुड। आई मीन इफ़ यू लास्ट अगर कुछ कहना चाहोगी मतलब जो आईआईटी के लिए तैयारी कर रहे हैं एंड जिनको मतलब ये है कि मतलब जो काफ़ी सारे लोग हो सकता है कि ड्यू टू द फाइनेंस, ड्यू टू द इकोनॉमिकल रीज़न उसके कारण नहीं हो रहा है, तो उनको कैसे मोटिवेट करना है? सो मैं बोलना चाहूँगी कि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं ना वो ऐसे सोचने लगते हैं जिन्होंने थोड़ा लेट स्टार्ट किया, लाइक 11-12 से, वो सोचने लगते हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 8-9 से स्टार्ट कर दिया, या फिर मैं तो मुजफ्फरपुर या फिर ऐसे जगह पे पढ़ रही हूँ, कोई बच्चे कोटा में पढ़ रहे हैं, तो हाउ कैन आई उनको कैसे हराऊंगी, उनको मैं नहीं डिफीट कर सकती टाइप्स। तो उनसे मतलब वो अपने आप मान लेते हैं कि लाइक आईआईटी मेरे बस की नहीं है, या ये रैंक मेरे बस का नहीं है। सो द थिंग इज कि आपको अपने अकॉर्डिंग कंपटीशन लेना चाहिए। लाइक आप एक क्लास में हो, आपको भी वो सेम रिसोर्सेज मिल रहे हैं, आपके फ्रेंड को भी मिल रहे हैं, तब उससे कंपटीशन करना अच्छी बात है, बिकॉज उससे आपको फायदा होगा कि आपको उससे अच्छा रैंक चाहिए। बट जिन्हें आप जान ही नहीं रहे हो, आपको पता ही नहीं कि वो बंदा कितना इंटेलिजेंट है, उससे कंपटीशन करके अपने आप को कम समझना वो बिल्कुल ही खराब बात है। आपका मेन कंपटीशन एग्जाम है, आप उसको फोकस करो। आपको जो रिसोर्सेज मिल रहे हैं, जो फ्री में अवेलेबल हैं, जो बुक्स में अवेलेबल हैं, जो आपके टीचर पढ़ा रहे हैं, आप उससे पढ़ के आगे क्लियर कर सकते हो। तो आपको जो पढ़ाया जा रहा है और जो क्वेश्चन आ रहे हैं, आप उस पर फोकस करो, तो आप कोई भी रैंक लेके आ सकते हो। ऑब्वियसली आप जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हो वो इस चीज़ को ऑब्वियसली उससे फ़र्क पड़ता है कि आप कहाँ जा रहे हो। बट मैंने जो यहाँ पे अपने फ्रेंड्स को देखा है, बहुत अच्छे अच्छे रैंक वाले फ्रेंड्स को, तो ऐसा होता है ना, बच्चे मान लेते हैं कि हाँ वो तो भगवान ही होते होंगे जिनकी बहुत अच्छी रैंक आती है, टॉप 100 टॉप 500, बट इट्स नॉट लाइक दैट। हाँ कुछ लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, बट उसमें से भी मोस्टली लोग जो है ना वो मेहनत करके पहुंचे, और मेहनत करने का भी एक तरीका होता है, लाइक नॉट ओनली हार्ड वर्क, यू नीड टू बी सम स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है। तो लाइक या आपको पता है कि ये जो टॉपिक है ये बहुत हार्ड टॉपिक है, लाइक स्ट्रॉडिंगर इज गुड, अब उसमें आप कुछ ही पढ़ा रहे हैं, लाइक जितना स्ट्रॉडिंगर आने वाला है उससे बहुत ज़्यादा टीचर्स पढ़ाने लगते हैं फ्लो में। आपको पता है कि ये नहीं आने वाला, अवॉइड इट। आपको पता है कि ये चीज़ एक तरीके से बना के भी क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएगा, तो उस एक तरीके पे फोकस करो ना, 10 तरीके को देखने की बजाय। तो वही होता है, जितने देर हम डिसाइड करते रहते हैं ना कि हमें कौन सा पास लेना होता है, उतनी देर में रैंक लाने वाले किसी एक तरीके को ही अपना मतलब उसमें मेहनत करके कर लेते हैं। आप 4 बुक सॉल्व करोगे, वो एक बुक को सॉल्व करके, इवन कोई बुक सॉल्व ना करके सिर्फ मटेरियल सॉल्व करके कर जाते हैं। तो एरोडो सॉल्व करने से पहले यू नीड टू बी एक्सपर्ट इन डीएम शर्मा तो फिर भी आर्ट है, लाइक पहले तो ऐसे वर्मा बनाओ, अपने शीट्स बनाओ, डीसी पांडे, लाइक अगर आप डीसी पांडे भी अच्छे सॉल्व कर रहे हो, यू कैन गेट अ वेरी वेरी गुड रैंक। तो उस पर अपने आप पे फोकस करो बिना मतलब कि कंपैरिजन करने से, और आपको जो रिसोर्सेज मिल रहे हैं बुक्स में जितना लिखा है उससे, उसमें अगर आप दिन का पूरा टाइम लगाते हो तो आप आराम से कर सकते हो, और लगातार 12 घंटे कोई नहीं पढ़ सकता। सो ट्राई टू टेक ब्रेक्स, लाइक अगर आप 1 घंटे पढ़ रहे हो तो 15 मिनट्स करो, 10 मिनट का ब्रेक ले लो, और उस 10 मिनट के ब्रेक को 10 मिनट ही रहने दो, ये नहीं कि रील्स देखते जा रहे हैं, ऐसा तो हो जाएगा। सो गुड। आई मीन द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि आपको एक तो हर एक चीज़ आपको फॉलो करना है, एंड अगर मोरल ऑफ द स्टोरी बताएं कि सबसे पहले तो आप कंपेयर मत करो
खुद को किसी और से। एंड दूसरी चीज़ कि आप खुद पे डाउट मत रखो। दुनिया अगर आप खुद पे ही डाउट करने लगोगी तो फिर दूसरे लोग आप मतलब भरोसा, दूसरे लोग कैसे भरोसा करेंगे। एंड थर्ड थिंग इज कि आपको खुद से एनालाइज करना, सेल्फ एनालाइजिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। बाकी टीचर क्या बता रहे हैं क्या नहीं बता रहे हैं उससे ज़्यादा कि मोर सेल्फ एनालाइजिंग करो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ प्लीज़। लास्टली क्लास टेस्ट PYQ सॉल्व करना और उन टेस्ट को एनालाइज करना तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। टेस्ट तो एनालाइज करना ही चाहिए। अगर आप टेस्ट ने एनालाइज नहीं किया तो फिर टेस्ट देने का ही कोई मतलब नहीं है। तो ऑब्वियसली टेस्ट दो, उसको एनालाइज करो। अभी जिस क्लास में हो, लाइक अगर आप 11th में हो, आपने कुछ ही चैप्टर्स पढ़े हैं, तो उस चैप्टर का जो आज पढ़ाई हुआ उसको तो रिवाइज कर ही लो। हर वीक के एंड में जितना आपका उस वीक में पढ़ाई हो उसको कर लो, और बाकी जो पीछे के चैप्टर्स हो गए उनके भी ऐसे 3-3, 4-4 क्वेश्चन लगाते रह गए, तो ताकि कोई भी बैकलॉग ना हो, हर कुछ आपके दिमाग में प्रेजेंट रहे। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। सो गुड आस्था, आई मीन बहुत ही अच्छा लगा बात करके। एंड थैंक यू सो मच फॉर द कनेक्टिंग विथ मी। एंड आपकी इस बातों को आई थिंक अगर बहुत सारे लोग मोटिवेट होंगे, बहुत सारे ना होए तो एटलीस्ट एक कोई भी हो तो उसका भी अगर ज़िंदगी संवर जाए तो बहुत ही बड़ी बात होती है।